दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो ईपीएफओ के वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जब वो ईओए के बारे में पहली बार सुनते हैं तो उनके मन में सवाल आता है कि भाई इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर क्या होता है। क्या ये दोनों पोस्ट अलग अलग होती हैं? इनका एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? कब कभी एग्जाम होता है? और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होती है? दोस्तों आपके मन में जितने भी सवाल हैं ईओए के रिगार्डिंग वो इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। मैं वीडियो में कंप्रेहेंसिवली आप लोगों को ईओए पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन है या फिर आप नोटिफिकेशन के बाद इस इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बारे में जो है सोच रहे हैं, तो वीडियो अभी आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी ईओ के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ईओ या एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने एक ट्रायल पैक आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है। ₹1 का ये ट्रायल पैक है जहां पर ना सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस मोटिवेशन, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को डेमो वीडियोस भी मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि भाई हमने हर कंपोनेंट को अपने मेन कोर्स में कैसे कवर कर रखा है। तो आपको आइडिया देंगे कि हमारा मेन कोर्स कैसा है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई दोनों पोस्ट अलग अलग पोस्ट नहीं है। एक आदमी जब ये एग्जाम क्वालिफाई करता है तो कुछ दिनों के लिए वो अकाउंट ऑफिसर बनता है और कुछ दिनों के लिए वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनता है। तो एक आदमी ही इन दोनों पोस्ट पर धीरे धीरे टाइम के साथ जो है आता है, पोस्ट होता है। तो ये अलग अलग पोस्ट नहीं है, दोनों सेम पोस्ट हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर, सिर्फ उनके नाम चेंज हो रहे हैं क्योंकि उनकी प्रोफाइल चेंज हो जाती है। जब वो अकाउंट ऑफिसर होता है तो उनका काम होता है ऑफिस में बैठ के अकाउंट्स को सेटल करना, क्लेम्स को सेटल करना। और जब वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरह बिहेव करते हैं बाद में, तो उनका काम होता है फील्ड्स पे जाके, इंडस्ट्रीज में जाके विजिट करके चेक करना कि भाई जो पीएफ एक्ट है वो कंपनी जो है फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। अगर वो फॉलो नहीं कर रही होती तो उनको इन्फोर्स करना। ठीक है, तो आपके पहले सवाल का आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब दोस्तों इस जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए ईओ जस्ट लाइक एपीएफसी, ईपीएफओ के अंदर एक पोस्ट है। मतलब ईपीएफओ वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो आती है। और ईपीएफओ में लगभग 30 लाख लोगों का, 30 करोड़ लोगों का अकाउंट जो है मैनेज होता है। और ये जो पर्टिकुलर ईपीएफओ है इसमें बहुत सारे पोस्ट कैटेगरीज हैं। एपीएफसी हो गया, आरपीएफसी हो गया, ईओओ हो गया। तो जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर पोस्ट पर विराजित होते हैं। दोस्तों एक क्लास बी जॉब है। ठीक है, एपीएफसी क्लास ए है, ये क्लास बी है। तो ये सेकंड कैटेगरी पे आती है जब हम जॉब की लेवल की बात करते हैं। और अगर मैं सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से बात करूं तो इसका जो लेवल का जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 8 है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को सेवंथ सीपीसी के लेवल 8 के हिसाब से जो है पे मिलती है। ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, मतलब एपीएफसी गैजेटेड पोस्ट है लेकिन ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। लेकिन ये परमानेंट पोस्ट है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इस पोस्ट पर अपनी रिटायरमेंट तक विराजित हो सकते हैं, जब तक आप कोई उल्टा सीधा काम ना कर दें, आपको सस्पेंड ना किया जाए। अदरवाइज जॉब ज्वाइन करने के बाद दिस इज अ परमानेंट जॉब, कोई कॉन्ट्रैक्ट नेचर की जॉब नहीं है। तो सो ये नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। जस्ट लाइक एपीएफसी, यहाँ पर भी आप लोग जो है एक मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर होते हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस आपकी वर्किंग पर नहीं होता है। ईपीएफओ एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये एक नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है जहां पर आप एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हो। एंड दोस्तों यहाँ पर भी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, एग्जाम में अच्छा रैंक लेने के बाद, आप लोग इंडिया में किसी भी जगह पे पोस्टिंग आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को कुछ फिक्स्ड एरियाज में पोस्टिंग मिलेगी। जहां जहां इंडिया में ईपीएफओ के रीजनल सेंटर्स हैं या फिर जोन्स हैं या फिर उनके ऑफिसेज हैं, वहां पर आप लोगों को पोस्टिंग्स मिल सकती हैं। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ईओ के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ईओ की जो रिक्रूटमेंट है वो दो तरीके से होती है। पहला कि भाई जो लोग लेवल 7 पे, लेवल 6 पे काम कर रहे हैं इस टाइम ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रमोट होकर ईओए बन सकते हैं क्योंकि वो प्रमोशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। सिमिलरली जो लोग ईओए पोस्ट पे डायरेक्ट जो है जाना चाहते हैं उनको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तरीके से रिक्रूटमेंट है। पहली रिक्रूटमेंट का चैनल जो है डायरेक्ट प्रमोशन, जो लोग ऑलरेडी ईपीएफओ में काम कर रहे हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो प्रमोट होकर ईपीएफसी ईओए बनेंगे। और दूसरा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का चैनल। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे होती है? ये एक एग्जाम कंडक्ट होता है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है। और यूपीएससी क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि भाई ईपीएफओ को रिक्वेस्ट करती है कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ईओ की इतनी वैकेंसीज खाली हैं, मैं तुझे एक रिक्वेजिशन सेंड कर रहा हूं और इस रिक्वेजिशन के बेसिस पर तू नोटिफिकेशन रिलीज कर, पूरा प्रोसेस कंडक्ट कर और मुझे इतनी वैकेंसीज के पैरेलल इतने लोग सिलेक्ट करके मुझे दे ताकि मैं उन लोगों को ईओ बना दूं। तो यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो यूपीएससी है। अदरवाइज आप एग्जाम क्वालिफाई करके कहां जाने वाले हो? ईपीएफओ में। ठीक है, तो ये भी एक नॉन रेगुलर एग्जाम है। हर साल ये एग्जाम नहीं होता है। 2017 में हुआ, 2017 के बाद 2021 में हुआ, फिर 2023 में हुआ। एंड दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसीज का नंबर है वो काफी अच्छा आता है। 17 में शायद 270 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन आई थी। 2021 में 421 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आई।
और 2023 में 418 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आई। तो वैकेंसीज का नंबर काफी अच्छा यहाँ पर आता है। और ये भी एक 2 स्टेज एग्जाम प्रोसेस है, जहां पर सबसे पहले एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर, जहां पर एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को सेंटर पे जाना पड़ेगा, और वो पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, यूपीएससी एग्जाम की तरह, सीजीएल एग्जाम की तरह, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तरह। यहाँ पर 3 स्टेज एग्जाम प्रोसेस नहीं है, कोई मेंस वाली फेज 2 वाली स्टेज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सीधा रिक्रूटमेंट टेस्ट, एक तरह का प्रीलिम्स पेपर, ऑब्जेक्टिव, और फिर सीधा आपका इंटरव्यू। और दोस्तों यहाँ पर जब आप जो ये जॉब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, और आप लोगों की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी फॉर सोशल सिक्योरिटी है, वहां पर भी आपकी एक फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, ताकि आप लोग अपनी जॉब के लिए रेडी हो जाए। तो दिस इज रिगार्डिंग दी एग्जाम एंड आफ्टर सिलेक्शन जो आप लोगों की ट्रेनिंग है, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब बात करते हैं कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, माल कितना मिलेगा, क्योंकि ये भी आप लोगों का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स होता है, और आप लोग डिफरेंट जॉब प्रोफाइल को इस पैरामीटर के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। दोस्तों जब मैं सैलरी की बात करता हूं, तो यहां पर आप लोगों को 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 8 मैट्रिक्स की जो है सैलरी मिल रही है। तो यहां पर आपका जो बेसिक पे है वो लगभग 47,600 के आसपास का होता है। एचआरए लगभग 52% अब हो चुका है, तो 12,000 13,000 के आसपास। टीए 5,000, ट्रैवल अलाउंस डीए 18,000, और डीएम टीए 620, फिक्स मेडिकल अलाउंस 2,000 रुपए। और आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है लगभग 86,000 87,000, कई बार ये 84 भी रहती है, कई बार ये 90 भी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, आप किस जगह पे पोस्टेड है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस भी आप लोगों को मिलते हैं, और ये जो अलाउंसेस हैं, ये जो पर्क्स हैं, ये पैरेलल हैं जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है लेवल 8 के, उसके। और दोस्तों अगर आप इस पोस्ट को कंपेयर करेंगे विद अदर जॉब्स, तो जब आप एक सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और उस एग्जाम में टॉप रैंक लेकर आते हैं, तो जो पोस्ट आपको मिलती है, जैसे एएओ पोस्ट मिल गई आपको, जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट मिल गई, इनकम टैक्स ऑफिसर पोस्ट मिल गई, उसके पैरेलल या उससे ऊपर ही ये पोस्ट है, उससे नीचे नहीं है। तो लेवल 8 इज अ वेरी गुड पोस्ट, और क्लास बी वेरी गुड पोस्ट, जहां पर आप इस जॉब के लिए मेहनत करके इस एग्जाम में क्वालिफाई करने का सपना देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वर्क एरियाज की। भाई ये जॉब हमने जो है अपने लिए टारगेट करी, हमने इसकी प्रिपरेशन करी, हमने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने के बाद हमें क्या काम करना पड़ेगा, एंड दोस्तों ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जो हमारी लाइफ का गोल होता है, हमारी जो एस्पिरेशंस होती हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी जॉब को पाने का, वो इससे रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हम इस एग्जाम को इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पावर आएंगी, और उन पावर को हम पॉजिटिवली एक्सरसाइज करेंगे फॉर दी पब्लिक बेनिफिट, फॉर दी पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो यहाँ पर वो एम जो बच्चा ले रहा है उसके लिए अच्छी जॉब है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, पब्लिक सर्विस करने का मौका मिलता है, और लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मौका मिलता है। यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पहले अकाउंट्स वर्क का, क्योंकि आप अकाउंट ऑफिसर भी हैं। तो जो क्लेम है लोगों के, जो पेंशन है, जो इंश्योरेंस है, उनकी सेटलमेंट जो है देखना, और उनमें अगर कोई आपको इशू लगता है तो एपीएफसी से कंसल्ट करना, और यहाँ पर एक रिपोर्ट बना के एपीएफसी को देना डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट डील कर रहे हो विद दी पीपल ऑल्सो, ठीक है। सेकंड जो काम है वो है इन्फोर्समेंट का। आप लोग जो है फील्ड विजिट करते हो, इंडस्ट्रीज में जाते हो, जो जो इंडस्ट्रीज पीएफ एक्ट के अंदर आती हैं, क्या वो उस पर्टिकुलर एक्ट को फॉलो कर रही है इन दी लेटर एंड स्पिरिट, वो आप चेक करते हो, उनका ऑडिट करते हो, और फिर एक रिपोर्ट बना के अगेन एपीएफसी को सबमिट करते हो, और एपीएफसी को असिस्ट करते हो लीगल प्रोसीडिंग्स में, रिकवरी प्रोसीडिंग्स में। तो यहाँ पर आप लोगों का फील्ड विजिट होता है, इंडस्ट्री की इंस्पेक्शन होता है। इसके अलावा जो ईपीएफओ के अंदर बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ईपीएफओ ने प्लान किया कि हम कुछ स्कीम्स लॉन्च करेंगे अंडर दीज 3 एरियाज, जहां पर पीएफ, पेंशन एंड इंश्योरेंस है। तो अगर मान लो कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, कोई नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो उस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग जो पीछे पूरा बैकग्राउंड है, जो पूरी भूमिका बन रही है, जो पूरा कार्य हो रहा है, वो कौन कर रहा है, वो ईओयू कर रहा है। तो यहाँ पर अगेन ईओयू काफी असिस्ट करते हैं ईपीएफसी को। एंड दोस्तों इसलिए ईओयू को एक बहुत ही फाउंडेशन पोस्ट माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो है मैनेज करती है, और ये असिस्ट करती है डिफरेंट लेवल पे लोगों को इन दी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ईपीएफओ। इसके अलावा जो डिस्प्यूट्स, जब मान लो कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, वहां पर आप गए, आपने देखा कि भाई उसने पीएफ फॉलो नहीं किया, आपने एपीएफसी को बताया, तो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, एक डिस्प्यूट होगा। तो वो जो डिस्प्यूट है वहां पर एडजुडिकेशन करना, उसका रेजोल्यूशन करना नेगोशिएशन के थ्रू भी, और सिविल कोर्ट में जाके भी वो भी काम आप हैंडल करते हैं। इसके अलावा प्रमोशंस एंड डेवलपमेंट वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर डीलिंग को इंप्रूव करना है, ठीक है, ईपीएफओ में कुछ अच्छा करना है, तो वो वाले काम भी आप लोगों के पास आते हैं। तो काफी अच्छा एक हेल्दी प्रोफाइल ही बन जाता है, जहां पर आप लोग डिफरेंट एरिया से काम करते हैं। तो वैसे तो ईपीएफओ में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बट जब एक ईओ भर्ती होकर जाता है, उसको मेजर कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं, उसको जनरली अकाउंट डिपार्टमेंट स्टार्टिंग में मिलता है, फिर क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट भी मिल जाता है, और कई बार कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। इन 3 डिपार्टमेंट्स में जनरली ईओ को जो है रिक्रूट किया जाता है सून आफ्टर दी ज्वाइनिंग, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलता है जब आप ईओ पोस्ट पर जाते हैं। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, अगर हम कैरियर प्रोग्रेशन की बात करें, तो यहां पर जब आप ईओ पोस्ट पर भर्ती हुए हो, तो आप लोग इसके बाद
लेवल 10 एपीएफसी जो है वो उस पे प्रमोशन होके जाओगे। लेकिन यहाँ पर टाइम गैप बहुत है, मतलब आप लोगों को 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल लग सकते हैं प्रमोट होके एपीएफसी बनने में। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई अगर आप लोगों को दोनों एग्जाम्स टारगेट करने का मौका मिल रहा है, एपीएफसी का भी और ईओयू का भी, तो आप लोगों को हमेशा एपीएफसी एग्जाम टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, प्लस आप एक हायर पोस्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर ईओ भर्ती होना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट पे आप जा रहे हो, लेकिन प्रमोट होके आपको लगभग 9 से 10 साल लग सकते हैं एपीएफसी बनने में। उसके बाद जो प्रोग्रेशन है वो काफी स्मूथ है। आप आरपीएफसी 1 बनते हो, आरपीएफसी सॉरी 2 बनते हो, फिर 1 बनते हो, फिर सीपीएफसी, ऐसे आप आगे आगे करके चलते हो। तो प्रोग्रेशन यहाँ पर इनिशियली स्लो है लेकिन बाद में काफ़ी अच्छी है। एंड दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इस पर्टिकुलर पोस्ट की, तो काफ़ी अच्छी ये पोस्ट है। एक स्टेबल कैरियर आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी होती है, मतलब एक मजा आएगा आपको काम करने में। वर्क लाइफ बैलेंस है, ओवरलोड नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है चीज़ों का। नो डाउट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जरूर है बट ट्रांसपेरेंसी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम है। और अगेन एपीएफसी की तरह यहाँ पर भी जो आपकी पोस्टिंग है वो रैंक बेसिस पर हो रही है। जितना अच्छा रैंक होगा उतनी अच्छी आपकी पोस्टिंग होगी, उतना ज़्यादा चांस है कि भाई आपको आपका होम स्टेट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक कोर्स के थ्रू जो है पढ़ना चाहते हैं, तो हमने एक डेडिकेटेड ईपीएफओ एपीएफसी का मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर हम हर एक कंपोनेंट को ईओयू के कंप्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं। आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियोस हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, एंड फुल लेंथ मॉक्स हैं, वीकली मेंटर टॉक है। तो कंप्रहेंसिव कोर्स फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। सेकंड टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स है, ये उन बच्चों के लिए यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका जीएस और क्यूआरई क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए उन कंपोनेंट्स के। लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट्स है, अकाउंट्स, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उनका यहाँ पर कंप्लीट कोर्स है। एंड दोस्तों टेस्ट सीरीज उन लोगों के लिए जिन्होंने एक बार पूरी प्रिपरेशन ईपीएफओ एपीएफसी की कर ली है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो इन कोर्स में अगर आपने इनरोल करना है तो अगेन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों ये वीडियो थी अबाउट ईओयू। आई होप आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपके बहुत सारे डाउट रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।